गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब फटाफट से। चलिए शुरू करें आज के सेशन को। देखिए, कल हमने बाबर के जो युद्ध थे उन सब युद्धों के बारे में डिटेल से पढ़ ही लिया था। और आज हम बात करेंगे बाबर की मृत्यु को लेकर के। कहाँ बाबर की मृत्यु हुई, कैसे बाबर को दफनाया गया, बाबर से जुड़े हुए अन्य कुछ ऐसे तथ्य जो अब तक हमने नहीं पढ़े वो क्या क्या थे, और बाबर के बाद किस तरीके से सत्ता ग्रहण करता है बाबर का पुत्र हुमायूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था। गुड मॉर्निंग आशीष, सुमन, पिंकी, वेरी गुड मॉर्निंग सबके लिए। तो दोस्तों, बाबर की जो मृत्यु थी, बाबर की मृत्यु होती है कब? ये होती है 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर 1530 को। जब बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई तो इसको पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। पहले इसको कहां दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन शेरशाह सूरी के काल में इस व्यक्ति बाबर की एक पत्नी थी जिसका नाम था मुबारक यूसुफ जाई। इसने क्या किया, इस बाबर की कब्र को यहां से निकाल करके पुणे दोबारा दफनाया था, काबुल में ले जा करके। तो शेरशाह के समय बाबर की पत्नी, क्या नाम बताया था मैंने आपका? मुबारक यूसुफ जाई। बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफ जाई, इसने क्या किया, मुबारक यूसुफ जाई ने बाबर की कब्र को निकलवा कर पुणे काबुल में दफन करवाया। तो दो पॉइंट याद रखने, इसकी पत्नी मुबारक यूसुफ जाई ने इसको आगरा के आराम बाग से निकलवा करके काबुल में इसको दफन करवाया था। यह बाबर की इच्छा थी कि मरने के बाद उसको कहां पर दफन किया जाए? काबुल में दफन किया जाए। काबुल में दफन होना बाबर की इच्छा थी। ये क्या थी? ये बाबर की इच्छा थी। और बाद में इसकी पत्नी ने इसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया था। दोस्तों, इस बाबर की एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इस महिला ने क्या किया था, एक ग्रंथ की रचना की थी। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री थी। और बाबर की पुत्री इस गुलबदन बेगम ने एक ग्रंथ रचा था जिसका नाम था हुमायूं नामा। क्या था? हुमायूं नामा। उस हुमायूं नामा में यह बात आती है कि इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा जहर देने के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। इस ग्रंथ हुमायूं नामा को किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। क्या? हुमायूं नामा। और इस हुमायूं नामा में क्या आया है? इस हुमायूं नामा में यह वर्णित है कि इब्राहिम लोदी की मां, भाई उसके बेटे को इसने हराया था, साम्राज्य छीना था उनका। इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर दिए जाने के कारण
बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु क्यों हुई? ये गुलबदन बेगम ने जो ग्रंथ लिखा है हुमायूंनामा, उसमें हमें वर्णित मिलता है कि इब्राहिम लोदी की मां क्या हुई, उसको जहर दे देती है, इस कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अन्य इतिहासकारों की बात करें तो बाबर की मृत्यु अपने पुत्र के लिए किए गए बलिदान के फलस्वरूप हुई थी। ये बात कहते हैं अबुल फजल। अबुल फजल क्या कहते हैं कि बाबर की मृत्यु अपने पुत्र के लिए बलिदान स्वरूप हुई थी। अबुल फजल के अनुसार बाबर की मृत्यु अपने पुत्र के लिए बलिदान स्वरूप हुई थी। खैर जो भी था, बाबर मर गया। बाबर के बारे में ज्यादा डिटेल में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्यों मरा, कैसे मरा। लेकिन एक बात याद रखने की है कि बाबर के भारत आने के बाद, कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार उत्तरी भारत में काबुल और कांधार शामिल हुए थे। या तो ये कुषाणों के टाइम पर शामिल हुए थे या फिर ये बाबर ने शामिल किए थे। ये पॉइंट याद करने योग्य है, नोट डाल के लिखेंगे इसको। कुषाणों के बाद पहली बार बाबर द्वारा ही काबुल एवं कांधार को भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे, बाबर ने एक फारसी पद्य शैली का विकास किया था, जिसे मुबैयान कहते थे। क्या कहते थे? मुबैयान नामक एक पद्य शैली का, लेखन की एक कला थी, पद्य शैली का विकास किया था। और अबुल फजल इनके बारे में ये कहते हैं कि बाबर ने फारसी भाषा में क्या किया था, ये लिखी हुई थी मुबैयान, यानी मसनवी लिखी थी, जिसे मसनवी मुबिन कहा जाता है। तो अबुल फजल के अनुसार बाबर ने फारसी में मसनवी लिखी, जिसे मसनवी ए मुबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे मसनवी ए मुबिन कहा जाता है। बाबर ने तुर्की गीतों का एक संकलन भी किया था, यानी एक काव्य संग्रह था जो दीवान के नाम से जाना गया। क्या था? दीवान। बाबर ने दीवान नाम से तुर्की गीतों या काव्यों का एक संकलन किया था। तुर्की गीतों का या काव्यों का एक संकलन किया हुआ था। एक संत थे प्रसिद्ध सूफी संत, एक प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था उबैदुल्ला अहरार। उबैदुल्ला अहरार, इस व्यक्ति ने क्या किया था? ये एक सूफी संत था उबैदुल्ला अहरार। इसने एक पुस्तक लिखी थी, रिशाल ए वालिदिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? रिशाल ए वालिदिया।
रिसाल ए वालिदिया। इस पुस्तक के माध्यम से इस व्यक्ति ने क्या साबित करने का प्रयास किया? तुर्की पद्य में लिखी थी। इसी पुस्तक को हम लोग रिसाले उसज या खते बाबरी भी कहते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि बाबर को बाग लगाने का शौक था और बाबर ने ज्यामितीय विधि पर आगरा में आराम बाग की स्थापना की थी, जिसका प्राचीन नाम जो है वो नूर अफगान हुआ करता था। ये सारी बातें इस पुस्तक में मिलती हैं। अवैदुल्ला एहरार ने लिखी रिसाले बालिदालिया, उबैदुल्ला एहरार के द्वारा लिखित पुस्तक है ये तुर्की पद्य में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? तुर्की पद्य भाषा में। तुर्की पद्य में लिखित है और इसी पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? रिसाल ए उसज कहते हैं या खते बाबरी। इसी को हम लोग रिसाल ए उसज के नाम से जानते हैं, या दोस्तों इसी पुस्तक को हम खत ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। दोनों तीनों नाम इसी पुस्तक के हो जाएंगे। इस खते बाबरी भी कहा जाएगा इस पुस्तक को, और इस पुस्तक में यह वर्णन मिलता है कि बाबर को बाग लगाने का शौक था। किसका शौक था? बाग लगाने का शौक था। तो इसने आगरा में ज्यामिति विधि पर क्या लगाया था? आराम बाग बनवाया था। जिसका प्राचीन नाम, आराम बाग का प्राचीन नाम नूर अफगान, नूरे अफगान हुआ करता था। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से क्लियर करके चलना है। क्लियर हो गया सबके दिमाग में? यहां तक की बातें आ गई। बाबर मर चुका है, मुबैयान पद्य शैली लिख रहा है, दीवान का संकलन बाबर कर रहा है। उबैदुल्ला एहरार एक सूफी संत हैं, उनकी किताब है रिसाले वालिदिया। इसी किताब को खते बाबरी कहते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि बाबर को बाग लगाने का शौक था। आगरा में बाबर ने ज्यामितीय विधि पर यह बाग स्थापित किया था, जिसका पुराना नाम नूर अफगान हुआ करता था। सड़कों को मापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी का भी निर्माण करवाया था। सड़कों को मापने के लिए गज ए बाबरी का निर्माण करवाया गया। गज ए बाबरी का निर्माण करवाया। सड़कों को मापने के लिए किसका निर्माण करवाया था? गज ए बाबरी का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। बाबर के द्वारा गंजीफा, गंजीफा जानते हैं आप क्या होता है? गंजीफा का प्रचलन किया गया था। गंजीफा होता है ताश खेलना, ताश खेलते हैं ना आप, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो बाबर के द्वारा गंजीफा यानी ताश का खेल प्रचलित किया गया था। बाबर द्वारा गंजीफा अर्थात ताश का खेल प्रचलित किया गया। क्या प्रचलित किया गया? गंजीफा यानी ताश का खेल प्रचलित किया गया था बाबर के द्वारा। बाबर ने उत्तर भारत की सभी नदियों को तैरकर पार कर रखा था। तो सोचिए कितनी बड़ी विशेषता थी इस बंदे के पास। कोई भी कितनी भी बड़ी नदी है उसको ये तैर करके पार कर लेता था। इस तरीके से इसने गंगा नदी को भी पार किया था, तैरकर पार किया था, जिसमें गंगा भी शामिल थी।
गंगा नदी को भी इसने क्या किया था, तैर करके पार किया था। बाबरी लिपि का भी आविष्कार किया गया। बाबर के द्वारा एक नवीन लिपि बाबरी लिपि का भी आविष्कार किया गया। बाबर के द्वारा एक नवीन लिपि बाबरी लिपि का भी आविष्कार किया गया। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का काबुल में तथा कांधार में चलाया था बाबरी नामक सिक्का तथा बाबरी नामक चांदी का सिक्का कांधार में चलाया था। तो दो प्रकार के इसने सिक्के, बाबरी और शाहरुख सिक्के चलाए। बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी चगताई भाषा में लिखी गई। किसमें लिखी? तुजुके बाबरी चगताई भाषा में लिखी गई थी। इसके बारे में एल्फिंस्टन ने कहा है तुजुके बाबरी के बारे में एल्फिंस्टन ने कहा है कि वास्तविक इतिहास का एशिया में पाए जाने वाला एकमात्र ग्रंथ, यानी कि बाबर की जो आत्मकथा थी उसके बारे में एल्फिंस्टन ने लिखा है कि एशिया में, गुड मॉर्निंग मनीता, आरिफ, वेरी गुड मॉर्निंग, वास्तविक इतिहास का एशिया में पाए जाने वाला एकमात्र ग्रंथ कौन है? तुजुके बाबरी, बाबर की जो है आत्मकथा है। और इसके बारे में स्टेटमेंट किसने दिया है? एल्फिंस्टन ने दिया है। लेनपुन नाम का एक इतिहासकार था, वो बाबर को एक भाग्यशाली सैनिक लेकिन असफल साम्राज्य निर्माता कहकर के संबोधित करता है। बाबर को लेनपुन ने एक भाग्यशाली सैनिक लेकिन एक असफल साम्राज्य निर्माता कहा है। एक भाग्यशाली सैनिक लेकिन एक असफल साम्राज्य निर्माता कहा है। मुगल वंश का पहला शासक था जिसने आत्मकथा लिखी। ये अपने मुगल वंश का पहला व्यक्तित्व था जिसने आत्मकथा लिखी
और अपने 4 पुत्रों को, अपने साम्राज्य को अपने 4 पुत्रों में बराबर भागों में डिवाइड कर दिया था। इसने क्या किया था? अपने बाबर ने अपने साम्राज्य को 4 पुत्रों में विभाजित कर दिया। ठीक है भाई, काम करते रहो जैसे जैसे है। तो यहां जाकर के बाबर का दी एंड होता है। यहां तक की बातें, बाबर से पहले की बातें कल हमने कर ली थी क्लास में। और बाबर के बाद अब जो बाबर का पुत्र आएगा अगला, वो रहेगा हुमायूं। और आज बात करेंगे हुमायूं को लेकर के। हुमायूं का जो शासनकाल है वो दो तरीके से दिखाई देता है। एक तो 1530 से 1540 दिखाई देगा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, बीच में शेरशाह सूरी की एंट्री होती है, वापस हुमायूं को निर्वासित कर दिया जाता है यहाँ से, मुगल साम्राज्य से, दिल्ली से इसको भगा दिया जाता है। तो वापस ये एक बार पुनः आकर के अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब होगा, जो 1555 से लेकर के 56 तक रहेगा, अप्रोक्स 1 ईयर का टाइम। ये दो डेट्स हुमायूं को लेकर के याद रखनी है। हुमायूं तो पहला तो 1530 से 40 और दूसरा 1555 से 56 तक शासन करेगा। कौन करेगा? हुमायूं करेगा। ठीक है, 1530 से लेकर के 1540 तक काम करेगा और फिर 1555 से लेकर के 1556 तक काम करेगा। हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है। क्या होता है? भाग्यशाली। तो भाग्यशाली, मान लो बाबर का एक टेरर था दुनिया में, बाबर इसको इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के गया था, उसको ये बहुत ज्यादा टाइम तक सेटल नहीं रख पाया था। और इसने अकबर के लिए जो परिस्थितियां छोड़ी थी वो नाम मात्र की परिस्थितियां थी। अकबर ने अपने दम पर पूरे साम्राज्य को खड़ा कर दिया था। किया था कि नहीं किया था बताओ? तो अकबर ने क्या किया था? अपने दम पर पूरा साम्राज्य बना दिया था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। 6 मार्च 1508 को इसका जन्म होता है। 6 मार्च 1508 को इसका जन्म होता है। कहां पर? काबुल के किले में। कहां पर हुआ था? काबुल के किले में। काबुल के किले में 6 मार्च 1508 को बाबर का जन्म होता है। और नसरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम हुआ करता था। क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम था। नसीरुद्दीन मोहम्मद इसका क्या था? मूल नाम हुआ करता था। और काबुल के किले में 6 मार्च 1508 ईस्वी को इसका, हुमायूं का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। मैंने आपको बताया था पूर्व में भी, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। और आगरा में हुमायूं का सिंहासन रोहण हुआ था बाबर की मृत्यु के बाद। लेकिन उस सिंहासन रोहण में 3 से 4 दिन का विलंब हुआ था। कारण क्या था? कि जो वजीर था बाबर के टाइम पर, जिसका नाम था निजामुद्दीन खलीफा, वो बाबर के बहनोई या खानजादा बेगम, जो बाबर की बहन थी, उनके पति मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता था। इसका उल्लेख मिलता है आपको तबकात अकबरी में। और तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद ने इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है। इसका पिता था मोहम्मद मुकीम, जो कि इस घटना का साक्षी है। उसने अपने बेटे को यह घटना बताई और उसने उस ग्रंथ में इस घटना को लिखा। इसे घटना को ही खलीफा का षड्यंत्र के नाम से इतिहास में जाना जाता है। क्या बात करूंगा मैं आपके साथ में? एक घटना थी इतिहास में जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खलीफा का षड्यंत्र। और खलीफा का षड्यंत्र क्या था? तो इस घटना को ऐसे देखेंगे कि हुमायूं के सिंहासन रोहण में
3 से 4 दिन का विलंब था। क्यों था? क्योंकि कौन व्यक्ति था? वजीर निजामुद्दीन खलीफा। वजीर निजामुद्दीन खलीफा क्या करना चाहता था? बाबर के बहनोई जिनका नाम था ख्वाजा मेहदी हसन, ख्वाजा मेहदी हसन को बादशाह बनाना चाहता था। क्लियर हो गया? खलीफा का षड्यंत्र समझ गए? इस बात का उल्लेख कहां मिलता है आपको? तबकात नासरी में निजामुद्दीन अहमद ने इस बात का उल्लेख किया है। इसमें तबकात अकबरी, नासरी नहीं, तबकात नासरी अलग ग्रंथ है। तबकात अकबरी में निजामुद्दीन अहमद ने किया है। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा हुआ था, ये बात मैंने आपको बताई दी। और ये घटना हुई थी हुमायूं के जन्म के बाद। हुमायूं जब सत्ता में आया तो उसके सिंहासन रोड़ में 3 से 4 दिन का विलंब दिखाई देता है, क्योंकि इतिहास में इस समय एक घटना घटित होती है। क्या? खलीफा का षड्यंत्र। लेकिन ये षड्यंत्र क्या रहा? असफल रहा, और फाइनली हुमायूं क्या बन जाता है? बादशाह बन जाता है। और 23 वर्ष की उम्र में 30 दिसंबर 1530 को भारत का शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? भारत का शासक बन जाता है। षड्यंत्र असफल रहा, 30 दिसंबर 1530 में 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं भारत का शासक बना। क्या बन गया? 30 दिसंबर 1530 में, गुड मॉर्निंग रोशनी, ये भारत का क्या बन गया? शासक बन गया, क्योंकि इसके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा था वो षड्यंत्र कैसा हो गया? असफल हो गया। सही चल रही है ना स्पीड? सुबह सुबह इतनी रिदम आती है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको ऐसा लगता है सर बहुत सुस्त पढ़ा रहे हैं? मेरे हिसाब से सही चल रहा है। बहुत ज्यादा हाइतोबा मचा के जल्दी जल्दी भागना है क्या? ये बताओ। यस नो आंसर करो फटाफट। मेरे हिसाब से तो सही चल रही है स्पीड जो मैं लेके चल रहा हूं। देखिए, बाबर ने क्या किया था? जो अपनी वसीयत थी, उस वसीयत में अपने पूरे साम्राज्य को अपने पुत्रों के बीच में बांट दिया था। चारों पुत्रों को दे दिया था। चलिए, वेरी गुड। चारों पुत्रों को उसने दे दिया था। अब क्या हुआ था कि हुमायूं और कामरान का जो भाग था वो 6:5 था। बाबर ने हुमायूं से कहा था कि यदि उसके भाई कभी गलती करें तो उनको माफ कर देना। ठीक है, चलिए। तो ये शासक बन गया। बाबर ने अपनी वसीयत में साम्राज्य 4 भागों में बांटा था, जिसमें हुमायूं एवं कामरान, इन दोनों के पास जो भाग था वो 6:5 था। कितना था? 6:5 था। और बाबर ने हुमायूं से यह भी कहा था कि यदि उसके भाई गलती करें तो उन्हें माफ कर देना। बाबर ने हुमायूं से कहा
कि उसके भाई गलती करें तो उन्हें माफ कर देना। उन्हें क्या कर देना? माफ कर देना। इनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, तो भाई तुम्हारे भाई छोटे। तो ये कहानी आपको एक तो यहां तक दिखाई देती है। हुमायूं ने क्या किया? अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल, कांधार, सिंध और पंजाब का क्षेत्र दे दिया। तो इसका भाई था कौन? कामरान। ठीक है, कामरान को काबुल, कांधार, सिंध, कौन कौन से? काबुल, कांधार, सिंध एवं पंजाब का क्षेत्र दे दिया। ठीक है भाई। दूसरा भाई था अस्करी। अस्करी को क्या दिया इसने? संभल, संभल की जागीर दे दी। और तीसरा भाई था कौन? हिंदाल। कामरान, अस्करी, हिंदाल, और हिंदाल को इसने क्या किया? अलवर की जागीर दे दी। ठीक है भाई साहब, ये कहानी समझ में आनी चाहिए आपको कि साम्राज्य जो है भाई। पीडीएफ कहां से नहीं मिल रही आपको मोहम्मद आरिफ जी? पीडीएफ का मतलब आपको कोई प्रिंटेड पीडीएफ नहीं मिलती है। ये जो हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिखना नहीं चाहते, तो वो पीडीएफ बन जाती है। ये पीडीएफ आप प्रिंट करवा सकते हो, इसको निकलवा सकते हो। क्योंकि इस क्लास में मैं ऑलरेडी कोई मैटर छोड़ता तो हूं नहीं, तो ऐसी कोई पीडीएफ जो मैं आपको दूं, जो ग्रंथावली हो 5,000 4,000 पेज की, उससे बढ़िया तो आप मार्केट से मोटी सी कोई भी अरिहंत वरियंत की किताबें आती है नेट के लिए, वो उठा के पढ़ लो। उनसे ही पढ़ करके नेट पास होना था। तो आज इस क्लास में क्या कर रहे थे आप लोग? तो बात समझने का प्रयास करो, यानी वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो को देखना, टॉपिक के प्रति कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और लेखन करना सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आपको सफल होना है तो। फिर भी आपको लगता है कि सर आप नहीं लिख पाते हैं, तो लिखिए मत, मुझे सुनिए, बार बार सुनिए। एक बार अब सुनिए, फिर स्पीड बढ़ा के सुनिए, फिर और स्पीड बढ़ा के सुनिए, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये सारी चीजें आ जाएंगी। टेलीग्राम पर मैं कोई पीडीएफ नहीं डालता, वो तो फ्री क्लास वालों की पीडीएफ होती है, वो टेलीग्राम पर डायरेक्ट डाल दी जाती है, लिंक नहीं डाला जाता। आपने मुझे मैसेज किया है, वो मैसेज मुझे ना करके आप ग्रुप ज्वाइन करो टेलीग्राम पर, ग्रुप में डालते हैं वहां पर। तो इस तरीके से ये इसके भाइयों के बीच में क्या हो गया? जागीर दे दी इसने। इसके अलावा और भी व्यक्ति थे। इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको इसने बदस्खां की जागीर दी थी। ठीक है, तो एक भाई और था चौथे नंबर पर, सुलेमान मिर्जा। और ये जो सुलेमान मिर्जा था, वो इसका चचेरा भाई था। इसको बदख्शां की जागीर दी थी। इसको क्या दिया था? बदस्खां की जागीर दी हुई थी। हुमायूं एकमात्र शासक जिसने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया। साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया, जो उसकी असफलता का कारण भी बना। यही कारण था कि हुमायूं क्या रहता है इतिहास में, एक असफल शासकों के तहत उसकी गिनती की जाती है। कारण क्या था कि हुमायूं को जो दिल्ली का सिंहासन मिला था, वो कांटों की सेज के रूप में मिला था, फूलों की सेज के रूप में नहीं मिला था। साथ ही जो खजाना था वो खाली था।
एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की इसके पास सेना थी और उस टाइम पर अफगान लोगों का विद्रोह भी इसको वसीयत में प्राप्त हुआ था। अफगान कौन? लोदी वंश के वो शासक थे। पहला अफगानी वंश था कौन? लोदी वंश। दूसरा अफगानी वंश डेवलप होगा शेरशाह सूरी का, तो वो अफगानों की विद्रोही तो इसको वसीयत में मिले, विरासत में मिले, तो हुमायूं से शेरशाह ही तो भिड़ेगा। हुमायूं के प्रमुख शत्रु कौन थे? अफगानी थे या उनके निकट संबंधी जो तैमूर वंशीय थे, जो स्वयं को क्या कहते थे? मिर्जा कहते थे। तो इनकी क्या है आपस में ये चीजें हुमायूं को गिफ्ट मिली हुई थी इस साम्राज्य के साथ में। कहा जाता है हुमायूं को दिल्ली का सिंहासन कांटों की सेज के रूप में प्राप्त हुआ। क्यों? रिक्त राजकोष था, खजाना कैसा था? खाली था, पैसा नहीं था। दूसरा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सेना थी, उसके लिए भरण पोषण के लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा अफगानों का विद्रोह, ये सब उसे विरासत में प्राप्त हुआ। ये सब उसे विरासत में प्राप्त हुआ था। किस में प्राप्त हुआ था? विरासत में प्राप्त हुआ था। हुमायूं के प्रमुख शत्रु अफगान थे या उनके निकट संबंधी तैमूर वंशीय वे लोग थे जो स्वयं को मिर्जा कह करके बुलाते थे। हुमायूं के निकट शत्रु अफगान थे या इनके निकट संबंधी थे जो तैमूर वंशीय थे और स्वयं को वो मिर्जा कहते थे। और आपको याद होगा कि मिर्जाओं की उपाधि का परित्याग करके ही बाबर ने बादशाह या पातशाह की उपाधि हुमायूं के जन्म के आसपास ही ग्रहण की थी, 1507-8 के आसपास। लिखाया था मैंने आपको इसको। लेनपून ने कहा है कि हुमायूं की असफलता का कारण उसकी सुंदर परंतु विवेकहीन दयालुता थे। क्या थी? सुंदर परंतु विवेकहीन दयालुता उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण थी। यानी हुमायूं दयालु बहुत था। आपने देखा होगा पूर्व से ही, जब आप इतिहास पढ़ोगे एंसेंट से ही, मतलब कि हर्यक वंश में अजातशत्रु ने सत्ता के लिए पिता की हत्या कर दी थी। उसको और इसको कंपेयर करें तो कितना बड़ा लंबा टाइम पीरियड का गैप हो गया। यानी उस जमाने में वैसा हो सकता था, तो ये व्यक्ति अपने साम्राज्य को अपने लिए ही रख सकता था, लेकिन इसने अपने दयालु स्वभाव के कारण किया भाइयों की ही नहीं, चचेरे भाइयों की भी मदद की थी। बदख्शां की जागीर सुलेमान को दी थी, जो इसका चचेरा भाई हुआ करता था। तो ये हुमायूं का व्यक्तित्व था। किस तरीके से हुमायूं शासन में आता है और किस तरीके से हुमायूं के बारे में असफल होने पर किन किन लोगों ने उसके लिए क्या क्या बातें की हैं, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे आगे की चीजों पर। तो हुमायूं का जो पहला अभियान हुआ था वो कौन सा था? तो पहला अभियान किया था हुमायूं ने कालिंजर के विरुद्ध 1531 में। और हुमायूं को इस युद्ध के दौरान
महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, महमूद लोदी के बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ने की सूचना मिली थी। अतः हुमायूं क्या करता है, कलिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति को लेकर वापस क्या करता है, आगरा आ जाता है। तो याद रखना, इस पूरे कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं। तो हुमायूं का पहला अभियान कालिंजर का अभियान था, जो 1531 का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? 1531 का। हुमायूं को युद्ध के दौरान एक सूचना मिली कि महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? सेना लेकर बढ़ रहा है। तो इसने क्या किया, इस कलिंजर के शासक यानी कलिंजर पर जो अभियान किया था, तो वहां प्रताप रुद्रदेव था। कलिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। तो इसको जब इस प्रताप रुद्रदेव के साथ कलिंजर के अभियान करते समय ये वाली सूचना मिली थी कि महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है, तो इसने क्या किया, इस अभियान को रोक दिया, फाइनल निर्णय पर नहीं पहुंचाया और प्रताप रुद्र से धन प्राप्त कर लिया और अपने सैनिकों की जो इस युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई थी, उस क्षतिपूर्ति को वापस लेकर के ये आगरा आ जाता है। सूचना मिली कि सेना लेकर आगे बढ़ रहा है, तब हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से सैनिक क्षतिपूर्ति एवं धन लेकर आगरा प्रस्थान किया। यानी कहां आ गया वो? आगरा आ गया था। कल मैंने आपसे कहा था कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है दिखाना मुझे। एक स्टूडेंट थी हमारी, क्या नाम था, नाम तो भूल गया मैं, उन्होंने भेजी थी अपनी कॉपी, फोटो कॉपी, बढ़िया लिख रही है वो। आप भी दिखा सकते हो कैसा लेखन करते हो आप। कोई बात नहीं, गंदा लिख रहे होंगे, अच्छा लिख रहे होंगे, जैसा भी। जिसकी कॉपी सबसे बढ़िया होगी उससे नोट्सों की कॉपी लेंगे और उसको गिफ्ट भी देंगे, ध्यान रखना। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। कालिंजर के युद्ध से हुमायूं वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि उसको महमूद लोदी के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? हाँ, पिंकी ने भेजी थी, वेरी गुड। सेकंड अभियान देखेंगे 1532, दोहरिया का युद्ध। क्या थी इस दोहरिया के युद्ध की कहानी? इस दोहरिया को हम लोग कई नामों से जानते हैं। दोहरिया, इसके अलावा इसका एक नाम दिखाई देता है आपको, दोराहा या दादरा। दोराहा या दादरा, ये सब इसी के नाम है। और 1532 में पहला मुकाबला अफगानों से। अफगानों से इस दोहरिया, या इसको कई लोग देवरिया भी कह देते हैं, याद रखना, ठीक है। यहां पर ये मुकाबला होता है दोहरिया में। ये गोमती नदी पर पड़ता है। ये क्षेत्र कहां पड़ेगा? गोमती नदी पर पड़ेगा।
ये गोमती नदी पर स्थित क्षेत्र है। अफगानों से पहला मुकाबला यहां हुआ था और अफगानों का जो नेतृत्व कर रहा था वो महमूद लोदी कर रहा था और उसकी क्या हो गई थी, युद्ध में इन अफगानों की पराजय हो जाती है। ठीक है, अब मुकाबला अफगानों से। अफगानों का नेतृत्व किसके हाथ में था? महमूद लोदी के हाथ में। और इनकी क्या हो जाती है भाई साहब? पराजय हो जाती है इस युद्ध में। बस इतना सा आपको सेट करना है। 1532 में ही हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर आक्रमण किया। हुमायूं ने कहां आक्रमण किया? चुनार के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस चुनार के दुर्ग को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चुनार के दुर्ग को। जब हुमायूं ने चुनार पर हमला किया तो वहां पर जो शासक था वो नायक शेर खां था, वो भी एक अफगान था। ठीक है, इस जगह चुनार पर जो शासक था वो कौन था? यहां पर शासक था नायक शेर खां। ये शासक भी कैसा था? अफगान था। ठीक है भाई, कैसा था ये शासक? चुनार पर अफगान था। तो इसने क्या किया? इसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की करके अपने पुत्र कुतुब खां को सेना सहित मुगल सेवा में भेज दिया। कौन था कुतुब खां? नायक शेर खां अफगान जो था उसका बेटा था। जब हुमायूं ने चुनार पर आक्रमण किया तो चुनार का शासक था नायक शेर खां। ये भी कौन था? अफगान था। इसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेना में, मुगल सेवा में अपनी सेना सहित क्या कर दिया था? सेवा करने के लिए भेज दिया था। यानी कि इसने इनको मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि हम आपके गुलाम हो गए, अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद ये 1532 के युद्ध थे दोनों। 1534 में बिहार में एक व्यक्ति था मोहम्मद जमान मिर्जा और एक व्यक्ति था सुल्तान मिर्जा। इन दोनों ने विद्रोह किया था। हुमायूं ने इन दोनों के विद्रोह को भी 1534 में डिफीट किया था, दबाया हुआ था, दमन किया था उसका। बाद में 1535-36 में हुमायूं क्या करता है? गुजरात के शासक बहादुर शाह पर आक्रमण करता है। और याद रखना, इस युद्ध में जो बहादुर शाह के प्रति ये युद्ध हुआ था हुमायूं का, इस युद्ध में मुगलों को पराजित करने के लिए बहादुर शाह ने टर्की के एक कुशल तोपची रूमी खां की सहायता से अपने यहाँ गुजरात में एक तोप खाने का निर्माण करवाया था। परंतु फिर भी बहादुर शाह की इस युद्ध में क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। तो टर्की से एक तोपची रूमी खां इसके साथ था। किसके साथ था? बहादुर शाह के। 1535-36 में ये गुजरात पर अभियान होता है किसका? हुमायूं का। लेकिन पहले 34 की बात करेंगे, फिर 35-36 की बात करते हैं। 1534 में बिहार में, कहां पर? बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा और एक व्यक्ति थे जिनका नाम हुआ करता था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? सुल्तान मिर्जा।
इन दोनों के विद्रोह का दमन हुमायूं ने किया। ठीक है भाई, इनके विद्रोह का दमन क्या कर दिया? हुमायूं ने कर दिया। 1535-36 में हुमायूं ने गुजरात अभियान किया। इस गुजरात अभियान में हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह, कहां का शासक था? गुजरात का शासक। टर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां से तोपखाने का निर्माण करवाया। लेकिन इस युद्ध में हुमायूं की विजय होती है और बहादुर शाह की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। कोई भी काम नहीं आया इसका ये तोपखाना। ठीक है भाई, यहां की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। इसके बाद हुमायूं ने गुजरात में ये अभियान कर लिया। उसके बाद चंपानेर और मांडू के किलों को भी जीत लिया था। हुमायूं 41वां व्यक्ति था जिसने चंपानेर के किले को लांगा हुआ था और हुमायूं गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह भी बन गया था। तो यहां पर इसको पराजित करने के बाद हुमायूं ने क्या किया था? चंपानेर और मांडू के किलों को जीता। ठीक है, चंपानेर को लांघने वाला 41वां व्यक्ति हुमायूं था। यानी चंपानेर पर 40 बार पहले सफलता और लोगों ने हासिल कर रखी थी। ठीक है, और हुमायूं गुजरात में सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह बना। कौन बन गया? पहला मुगल बादशाह बन गया। कौन सा नाम नहीं दिख रहा पिंकी? कहां पे नहीं दिख रहा बताओ? पिछले वाले में। ये कुतुब कहां है? इसको यहां लिखूं क्या? सब तो लिख रहा है, मेरे को भी सामने इसमें कंप्यूटर में, सॉरी लैपटॉप में स्क्रीन दिख रही है, इसमें सब कुछ तो आ रहा है। मैं भी तो सामने देख रहा हूँ स्क्रीन पे, सब कुछ दिखाई दे रहा है। और फिर भी बताओ आप क्या दिखाई नहीं दे रहा? बोल देता हूँ दोबारा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक की कहानी हो गई। तो गुजरात में अभियान करने वाला पहला शासक हो गया ये। ठीक है, अब याद रखना कि इस समय हम लोग शेर खां की बात करेंगे। शेर खां मतलब जो इसने हराया था। अब इस शेर खां यानी कि चुनारगढ़ पर जाएगा ये। तो शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं के द्वारा चुनारगढ़ पर 1538 में घेरा डाला गया और क्या कर लिया? किले पर अधिकार कर लिया। तो 1538 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर घेरा डाला था। चलिए, 1538 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर घेरा डाला
क्यों डाला? शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए। शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए इसने चुनारगढ़ पर क्या डाल दिया था? घेरा डाल दिया था। ठीक है, यहां से हुमायूं गौड़ पहुंचा। यहां से हुमायूं गौड़ पहुंचा तो उसे वहां पर चारों ओर लाशों का ढेर और उजाड़ दिखाई दिया, और हुमायूं के द्वारा इस स्थान का जो नाम था वो जनताबाद रख दिया गया। तो हुमायूं गौड़ पहुंचा, वहां चारों ओर उजाड़ एवं लाशों का ढेर था, अतः हुमायूं ने इसका नाम जनताबाद रख दिया। ये गौड़ का मतलब बंगाल ही था। बंगाल से लौटते समय शशांक गौड़ शासक था ना बंगाल का, तो गौड़ प्रदेश बंगाल को ही कहते हैं। बंगाल से लौटते समय क्या हुआ था? बंगाल के अभियान से जब हुमायूं लौट रहा था तो हुमायूं का एक युद्ध हुआ था बक्सर के निकट, चौसा का युद्ध, जो 29 जून 1529 को कर्मनाशा नदी के तट पर हुआ था। यानी कि ये शेरशाह के बीच में और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो बंगाल से लौटते वक्त हुमायूं वर्सेस शेरशाह, ठीक है, ये युद्ध हुआ था 29 जून 1529। 29 जून 1529 नहीं रहेगा, 39 रहेगा। कब रहेगा? 1539। कर्मनाशा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। कर्मनाशा नदी के तट पर बक्सर के निकट। और कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ, और कर्मनाशा नदी के तट पर हुआ, बक्सर के निकट हुआ था, 29 जून 1539 को हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में चांद बीबी तथा साद बीबी नामक हुमायूं की दो बेगमें मारी गई थी, याद रखना। और हुमायूं क्या करता है? अपनी जान बचाने के लिए युद्ध सहित इस कर्मनाशा नदी में छलांग लगा लेता है, घोड़े सहित कूद जाता है। बाद में निजाम नाम की बिस्ती नामक मछुआरे ने इसकी जान बचाई थी, जिसको इसने एक दिन का बादशाह बनाया था। तो इस युद्ध में क्या होता है? हुमायूं इस युद्ध में हुमायूं की दो बेगम, पहली का नाम था चांद बीबी और दूसरी का नाम था साद बीबी। चांद बीबी और साद बीबी, ये दोनों मारी गई। इनको भी साथ लेकर के ही चलते थे, क्योंकि अभियान होते थे लंबे लंबे अभियान, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, लंबे लंबे अभियान होते थे। तो ये क्या है? परिवार को साथ लेकर के निकल लेते थे। तो ये अभियान हो गया, ठीक है। तो चांद बीबी और साद बीबी मारी गई, और हुमायूं युद्ध के दौरान घोड़े सहित अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है? छलांग लगा देता है। हुमायूं घोड़े सहित
जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद गया, जहां निजाम नामक भिश्ती एक मछुआरे ने इसकी जान बचाई। क्या किया था? इसकी जान बचा दी थी। मर गया, मरने जा रहा था, लेकिन बचा लिया किसने? निजाम ने। इस उपकार के बदले उस भिश्ती को पुनः शासक बनने पर हुमायूं ने एक दिन के लिए भारत का बादशाह बनाया था, और एक दिन इस बादशाह ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। ठीक है। इस उपकार के बदले क्या हुआ था? इस उपकार के बदले हुमायूं ने इस भिश्ती को क्या बनाया? एक दिन का बादशाह बनाया। कहां का? भारत का। ठीक है। और भिश्ती ने क्या किया था? चमड़े के सिक्के चलाए थे। एक दिन के लिए कैसे सिक्के चलाए इसने? चमड़े के सिक्के चलाए थे। ये भी एक चॉइस थी अपनी। सत्ता पे आ गया और अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली इस बंदे ने। क्या पूरी कर ली? अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। तो दोस्तों, इसके बाद होगा एक फेमस युद्ध, कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 में घटित हुआ था हुमायूं के जीवन में। ये शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। गंगा के तट पर हुआ था। कन्नौज के बिलग्राम नामक स्थान पर हुआ था। पुनः युद्ध हुआ, और युद्ध में पुनः क्या हो जाता है? यहां भी पराजित हो गया, और वापस भी हुमायूं क्या होता है? पराजित हो जाता है। और इस कन्नौज या बिलग्राम की पराजय के बाद हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ता है। तो अगला क्या हो जाएगा? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये रहेगा कब? 1540 का। ठीक है भाई साहब। किन किन के मध्य हुआ? शेर खां वर्सेस हुमायूं। ठीक है। ये क्या होता है? विजयी होता है, और ये क्या होता है? पराजित होता है। ठीक है। पराजित होता है, और पराजित होने के बाद भारत छोड़ना पड़ता है, और इसके भटकने के दिन शुरू हो जाते हैं। गंगा के तट पर था, कन्नौज के बिलग्राम नामक स्थान पर। कहां पर? कन्नौज के बिलग्राम नामक स्थान पर पराजित होकर भारत छोड़ना पड़ा, और भटकने के दिन शुरू हो गए। क्या हो गया? इसके भटकने के दिन शुरू हो गए थे। ये युद्ध हुआ था इनके बीच में। इस युद्ध के बाद कहानी क्या होती है? शेरशाह सूरी ने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना करके द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाल दी थी। ठीक है। विजयी होने के बाद शेरशाह, अच्छा याद रखना है, शेर खां और शेरशाह सूरी एक ही है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में शेरशाह वंश सेकंड अफगान साम्राज्य स्थापित किया। क्या किया इसने? सेकंड अफगान साम्राज्य और शेरशाह वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। अब हुमायूं पराजित हो गया, तो वो क्या करता है? सिंध में से होते हुए
सिंध के रास्ते से होते हुए ईरान के शासक शाह तोहमास के पास चला गया था। शाह तहमास उसका नाम था। तो सिंध के रास्ते ईरान के शासक शाह तहमास के पास चला गया। पराजित होकर हुमायूं हुमायूं क्या करता है, सिंध के रास्ते ईरान के शासक शाह तोहमास के पास चला गया। हुमायूं क्या करता है, इसके पास पहुंच जाता है। भारत छोड़ना पड़ गया। कहां पहुंच गया, ईरान पहुंच गया। और इधर परिस्थितियां कैसी डेवलप हो गई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। कहां पर, सॉरी दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली में शेरशाह सूरी यानी सूरवंश की स्थापना हो जाती है। शेरशाह वंश की स्थापना हो जाती है। सेकंड अफगान जो है साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अपने इस निर्वसन काल के दौरान ही हुमायूं ने हिंदाल जो व्यक्ति था उसका भाई, उसके एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था मीर अली, और उस मीर अली की एक पुत्री थी जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की मां थी। उनसे 29 अगस्त 1541 को ऐसी कंडीशन में भी विवाह कर लिया और कालांतर में इसी महिला से अकबर का जन्म हुआ था। तो एक तो ये पॉइंट लिखना है हमें, और फिर उसके बाद ये जानना है कि हुमायूं ने पुनः सत्ता को कैसे प्राप्त किया और कैसे हुमायूं शासन में आता है। ठीक है, तो कब की कहानी है ये ईरान चला गया। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर किसकी, कि हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम था मीर अली, और इस मीर अली की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। इस महिला से इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और ये जो विवाह हुआ था बच्चों, वो 29 अगस्त 1541 को हुआ। बाद में इसी महिला से अकबर का जन्म हुआ। कहानी समझ में आ गई। बाद में इसी महिला से क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर की मां थी ये, और हुमायूं ने इससे क्या कर लिया था, मीर अली जो हिंदाल इसका भाई था ना, उसके गुरु थे, उनकी बेटी थी हमीदा बानो बेगम, उससे विवाह कर लिया। अब हम बात करते हैं हुमायूं के द्वारा पुनः सत्ता प्राप्ति को लेकर के, कि किस तरीके से हुमायूं ने पुनः सत्ता को प्राप्त किया था। अगली हेडिंग बनाएंगे, हुमायूं के द्वारा पुनः सत्ता प्राप्त। हुमायूं के द्वारा पुनः सत्ता प्राप्ति। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, अब दुश्मन तो चला गया, तो उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने जो खोए हुए प्रदेश थे उनको पुनः जीतने का प्रयास किया। और इस प्रयास के तहत वो क्या करता है, 1545 में ईरान के उसी शासक की सहायता से काबुल और कांधार पर अधिकार कर लेता है। तो एक साम्राज्य तो बनाने में सफल हो गया। तो पहले क्या हुआ, शेरशाह की मृत्यु हुई। अतः शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने खोए प्रदेश वापस प्राप्त करने चाहे। और वापस प्राप्त करने की इस चाहत में हुमायूं ने क्या किया,
1545 में ईरान के शासक की मदद से काबुल और कांधार पर विजय प्राप्त कर ली। अब आप देख रहे हो कि जो व्यक्ति हुमायूं कल तक भटक रहा है, अब वो एक छोटे से साम्राज्य काबुल और कांधार का वापस राजा बन चुका है। तो वापस क्या बन चुका है? ये सत्ता में आ चुका है। अब यहां पर आगे की जो कहानी होगी कि 1553 में क्या था, शेरशाह सूरी का एक पुत्र था जिसका नाम था इस्माइल शाह, इस्लाम शाह, इस्माइल ने इस्लाम शाह। उस इस्लाम शाह की मृत्यु जब हो गई तो जो शेरशाह का साम्राज्य था, जो सूरवंश था, वो विघटित होना प्रारंभ हो गया था और हुमायूं ने वापस अपने दिल्ली वाले राज्य को जीतने का प्रयास किया और उस प्रयास के क्रम में वो 1554 में पेशावर पहुंच जाता है और 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लेता है। ये घटनाएं आपको सीक्वेंस में रखनी है। तो 1545 तक काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 1553 में। 1553 में क्या हुआ, शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह, शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की जब मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, सूरवंश विघटित होना शुरू हो जाता है। सूरवंश क्या होता है? विघटित होना शुरू हो जाता है। क्या हुआ? नेट में क्वेश्चंस क्यों नहीं आएंगे मुगल के? वो अभी पूरे कॉन्सेप्ट में नहीं हटाया है, सेंट्रल लेवल पे नहीं हटाया है। मुझे लगता है वो केवल यूपी में ही तो हटाया है। आपका जो एनसीईआरटी से हटाया है वो पूरे भारत में थोड़ी ना लागू हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी में अभी इस बार तो पढ़ाना पड़ेगा भाई, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा इसको। अगर आप सोचते हो नहीं पढ़ाना है तो बताओ, बंद कर दूं, यही छोड़ दूं, मेरे लिए तो आसान हो जाएगा। अरे बोलो यस या नो फटाफट, जल्दी। छोड़ दें क्या या पढ़ना है? चुप पड़ गए, अब नहीं जवाब देंगे। अरे बोला करो। पढ़ना है? अच्छा, छोड़ना नहीं है, चलो तो फिर पढ़ लेते हैं। तो 1553 में क्या होता है, शेरशाह का पुत्र था इस्लाम शाह और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सूरवंश क्या हो जाता है, विकसित होना शुरू हो जाता है। और जब सूरवंश विकसित हुआ तो हुमायूं ने राज्य जीतने का प्रयास किया। हुमायूं क्या करेगा? राज्य प्राप्त करने का प्रयास। हुमायूं क्या करेगा? अपने राज्य को वापस प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और जब हुमायूं इस क्रम में आएगा तो 1554 में पेशावर पहुंचेगा। हाँ, तो यूपी बोर्ड से ही तो हटाया सिर्फ, नहीं तो मैं बता रहा हूं ना, यूजीसी से नहीं हटाया, अभी यूजीसी नेट के सिलेबस पे नहीं हटाया, टेंशन मत लो। यूजीसी नेट के सिलेबस में जिस दिन हटेगा उस दिन नए फॉर्म जब आएंगे उसमें सिलेबस दिया जाएगा, तो पढ़ना है आपको ये। तो 1554 में पेशावर और 1555 में लाहौर पर हुमायूं ने अधिकार किया। बोलो यस या नो, क्लियर हो गया मैटर? 54 में पेशावर पे आ जाता है, 55 में लाहौर पे आ जाता है। काबुल कांधार पहले ही विजिट कर लिए थे। पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, पेशेंस मत खोइए। इसके बाद एक युद्ध हुआ था भाई साहब 1555 में, जिसे मच्छीवाड़ा का युद्ध कहते हैं। ये हुआ था हुमायूं के और अफगान सरदार था एक नकीब खां, नसीब खां, नकीब खां या नसीब खां,
और एक था तातार खां। ये दोनों एक पक्ष में थे और 15 मई 1555 के दिन ये हुमायूं के साथ मच्छीवाड़ा का युद्ध करते हैं। मच्छीवाड़ा जो जगह है वो सतलज नदी के किनारे पड़ती है, जिसमें हुमायूं विजयी रहा और संपूर्ण पंजाब पर वापस से क्या हो गया, सतलज नदी पंजाब में पड़ेगी, मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा। और मच्छीवाड़ा का जो ये युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था 15 मई 1555 को। मच्छीवाड़ा कहां पड़ेगा? सतलज नदी के किनारे, अर्थात पंजाब में। और युद्ध हुआ था, एक तरफ कौन थे? हुमायूं वर्सेस नसीब खां प्लस तातार खां। भाई साहब, ये विजित होता है और ये पराजित होते हैं। ठीक है। और विजित होने के बाद संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार। संपूर्ण पंजाब पर क्या हो गया? मुगलों का अधिकार हो गया। तो हुमायूं किस तरीके से 1555 में वापस आता है? इसके बाद एक युद्ध और लड़ता है। वो युद्ध लड़ता है 22 जून 1555 को, जो युद्ध था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध भी मुगलों और अफगानों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो मुगल सेना थी उसका नेतृत्व किया था बैरम खान ने, और अफगान सेना का नेतृत्व किया था सिकंदर सूर के द्वारा। और विजय जो है इसमें मुगलों की हुई थी। और इस युद्ध के बाद उन्हें वापस दिल्ली पर अधिकार हो गया था। किसका? हुमायूं का। तो अगला जो युद्ध दिखाई देगा आपको, वो युद्ध दिखाई देगा सरहिंद का युद्ध। किसका युद्ध दिखाई देगा? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो 22 जून 1555 को हुआ था। कहां पर हुआ था? 22 जून 1555। किन किन के मध्य हुआ? तो हुमायूं, और हुमायूं की तरफ से इसमें लड़ कौन रहा था? बैरम खां। ठीक है, याद रखना। और दूसरी तरफ कौन थे? ये युद्ध, अब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह एक मिनट रुको, कि ये मुगल वर्सेस अफगान। और मुगल में हम लोग लिखेंगे इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां। ये ज्यादा ठीक है। ठीक है। और अफगानों में जो नेतृत्व कर रहा था वो सिकंदर सूर कर रहा था। यहां पर जो नेतृत्व कर रहा था कौन? वो सिकंदर सूर कर रहा था। ठीक है भाई साहब, ये क्या होते हैं? विजयी होते हैं, और ये क्या होते हैं? पराजित होते हैं। और इस विजय के बाद मुगलों का फिर से दिल्ली पर अधिकार हो गया। क्या हो गया? मुगलों का फिर से दिल्ली पर अधिकार हो गया। पुणे मुगलों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों, इस कारण से आप लोग कहते हैं कि हुमायूं एकमात्र शासक जो 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं कैसा शासक था? एकमात्र ऐसा शासक जो 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो अधिक लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका। केवल दिल्ली पर 6 माह के शासन के बाद दीनपना नामक भवन में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, दिल्ली पर अधिकार हो दिया, 6 माह शासन किया तथा दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर मर गया। इतिहासकारों ने जीवन भर खिल्ली उड़ाई कि जीवन भर भी लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर गया, ऐसी बातें हैं। अब यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हुमायूं को दिल्ली में ही इसकी पत्नी हाजी बेगम ने एक मकबरा बनवाया था, जिसे उसमें दफना दिया गया। बिल्कुल सुमन, ऐसा ही कथन है, जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, परंतु वह दुर्भाग्यशाली था, ये लेनपून ने कहा है। वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। जबकि मुल्ला बेकसी ने कहा है कि हुमायूं, हम एक व्यक्ति था, सॉरी, मुल्ला बेकसी, जो हुबहू हुमायूं की आकृति जैसा था। बैरम खां हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति था, जिसने इस युद्ध को जीता हुआ था, जिसने इस निर्वासन तथा पुनः राज सिंहासन प्राप्त करने में इसकी हमेशा मदद की हुई थी। तो हुमायूं की पत्नी, जिसका नाम था हाजी बेगम, उसके द्वारा निर्मित मकबरे में इसको दफनाया गया। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी द्वारा निर्मित मकबरे में दफना दिया गया। इसको मकबरे में दफना दिया गया। लेनपून ने कहा है कि हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, परंतु वह दुर्भाग्यशाली था। वह दुर्भाग्यशाली था जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा, अंत में भी लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। ये स्टेटमेंट जारी किया था किसने? हुमायूं ने। भाई देखिए, इसकी सेना लड़ रही थी यहाँ पर। आशीष, आप पूछ रहे हो कि हुमायूं ने 1538 में तो चुनारगढ़ पर घेरा डाला हुआ था। इसकी सेना, हुमायूं यहाँ से गौड़ पहुंचा, ठीक है, चुनारगढ़ पर घेरा डाल करके, तो इनकी सेनाएं होती थी जो अभियान करती थी। वहां जब ये पहुंचा तो इसने देखा कि इसका अभियान पूरा हो चुका है, चारों तरफ इसको उजाड़ दिया है, चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। और फिर बाद में इसका नाम जनताबाद रख करके हुमायूं अगले बंगाल से लौटते समय ये वाला अभियान करता है, जिसमें कर्मनाशा नदी में डूबता है। ये था आशीष इसका फैक्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वापस पूछ सकते हो। इस तरीके से आपको याद रखना है इसको, ठीक है भाई। तो ये अंत में क्या हुआ? लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। एक व्यक्ति था मुल्ला बेकसी, ये हुमायूं का, 6 माह शासन किया। 6 माह शासन किया, 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 6 माह शासन
समान आकृति वाला व्यक्ति था, कॉपी कह सकते हैं। और एक व्यक्ति था बैरम खां, वफादार एवं योग्य सेनापति। वफादार एवं योग्य सेनापति हुआ करता था ये। कौन? ये हुआ करता था बैरम खां, जिसने निर्वासन में और पुनः राज सिंहासन प्राप्त करने में इसकी क्या की हुई थी? काफी मदद की हुई थी हुमायूं के बारे में। हुमायूं की पत्नी जो हाजी बेगम थी, उसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में ही करवाया था। हुमायूं का जो मकबरा है उसे ताजमहल का पूर्वगामी एक वफादार बीवी की महबूब खाना पेशकश कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो हाजी बेगम ने मकबरे में दखवाया। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी क्या माना जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है और एक वफादार बीबी की महबूब खाना पेशकश। इस मकबरे को एक वफादार बीवी की महबूब खाना पेशकश, ये दो टाइटल याद रखना। हुमायूं के मकबरे के बारे में बात करते हैं। हुमायूं अफीम का शौकीन था। हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी अविश्वास थी। क्या थी? अविश्वास थी। हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी अविश्वास थी, याद रखना। और ये अफीम का बहुत बड़ा शौकीन हुआ करता था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी अविश्वास थी, जो उसकी असफलता का मुख्य कारण बनी। सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अविश्वास एवं कमजोर चरित्र। ये दोनों ही चीजें असफलता का कारण बन गई। किसका कारण बन गई? असफलता का कारण बन गई। तो ये थी कहानी यहां तक की हुमायूं की। हुमायूं शासन में वापस आ चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वेट करें सर 2 मिनट। हुमायूं क्या है? शासन में वापस आ चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। यहां से आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कल से। ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे इसको। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास मैडम की होगी, उसके बाद मैथ्स वाली क्लास होगी, रीजनिंग वाली क्लास होगी। मेरी क्लास अभी नहीं हो पाएगी। कल फिर अपन वापस एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके साथ। ओके, थैंक यू सो मच।